पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट। तो पोलैरिमीटर हमारा वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करने के लिए किसी भी कंपाउंड का। तो यहां लिखते हैं हम, लिख लेना आप लोग भी, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन रोटेट the vibrational plane of plane polarized light. Such compound are called optically active compound and can show optical isomerism. तो ये हम लोग जब पहली क्लास शुरू की थी तब से बात कर रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो रोटेट कर सकते हैं वाइब्रेशनल प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। इतने बार सुन लिया हम लोगों ने, वाइब्रेशनल प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। और ऐसे कंपाउंड जो वाइब्रेशनल प्लेन को रोटेट कर सकते हैं उनको कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और वो जो आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं उसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जो मेजरमेंट होता है वो कैसे होता है, तो वो उसके लिए हम जरा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो लिखिए, मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी देखेंगे। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तब हम देखते हैं कि बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। भाई, ऑप्टिकली एक्टिव होने का क्राइटेरिया क्या था कि पीओएस और सीओएस और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। अब वो ऑर्गेनिक में हो या इनऑर्गेनिक में हो उसको क्या फर्क पड़ता है। जिस भी कंपाउंड में ऐसा होगा कि पीओएस सीओएस और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। तो कई सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी शो कर सकते हैं। भाई, क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। सो लिख लो, इट इज measured by an instrument called polarimeter। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं पोलैरिमीटर। तो पोलैरिमीटर का जरा हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि होता क्या है इसमें। तो एक सबसे पहला है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेगा लाइट सोर्स, और ये लाइट सोर्स जो होगा इसमें बहुत सारे वाइब्रेशनल प्लेन होंगे। तो उन सारे वाइब्रेशनल प्लेन को आप इनफाइनाइट हो सकते हैं, उनको मैं इस तरीके से बता रहा हूं। इसके बाद 1, फिर 2, फिर इसको कहता हूं मैं 3, और 3 से पास करने के बाद मेरे पास आ जाएगा मोनोक्रोमेटिक। नोट कर लो, नोट कर लो पहले, उसके बाद मैं एक एक करके बताता हूँ क्या क्या लिखा है मैंने। 4, 4 के बाद है निकोल बाइप्रिज्म, ऐसा हो जाएगा ये। देन इसके बाद आता है फिर ये हो गया प्लेन पोलराइज लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं हम एक सॉल्यूशन से, और इस सॉल्यूशन का को एक ट्यूब में ले रखा है, और इस ट्यूब का लेंथ जो है वो लेंथ मान लीजिए L है।
इसको कह रहा हूं मैं सेवेंथ, ये हो गया फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये है सेवेंथ। देन सेवेंथ के बाद आप जो भी रोटेशन आया उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको कहते हैं रिकॉर्डर। ये है हमारा मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन का पूरा सेटअप। तो मैं बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 है क्या, उसको मैं लिख लेता हूँ। नोट कर लिया इसको? तो देखिए, 1 is source of light, then second is polychromatic। अभी मैं फिर से दिखा दूंगा, रुक जाओ। पॉलीक्रोमेटिक नॉन पोलराइज्ड लाइट। थर्ड है स्लिट। स्लिट होगा मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करेगा। क्या होता है मोनोक्रोमेटर, अभी बताता हूं मैं। देन फोर्थ हो गया मोनोक्रोमेटिक नॉन पोलराइज्ड लाइट। देन फिफ्थ होगा पोलराइजर। पोलराइजर जो है वो निकोल बाइप्रिज्म है। देन सिक्स्थ हो जाएगा सैंपल ट्यूब, नहीं नहीं, सिक्स्थ होगा मोनोक्रोमेटिक प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सेवेंथ हो जाएगा सैंपल ट्यूब। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को का जो लेंथ है एल, उसको मैं कहता हूं पाथ लेंथ। देन एट्थ इज रिकॉर्डर फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए, नोट कर लिया तो जो वन है वो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। देन जो लाइट सोर्स था उससे आई जो लाइट है वो पॉलीक्रोमैटिक है। पॉलीक्रोमैटिक यानी इसमें कई सारे रंग हैं। जैसे व्हाइट कलर है तो उसके अंदर 7 रंग होते हैं, तो 7 अलग अलग वेवलेंथ्स होंगी 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच का। तो ये पूरा का पूरा जो वेवलेंथ वाला है, इसको बोल रहे हैं हम पॉलीक्रोमैटिक लाइट। इसमें बहुत सारे वाइब्रेशनल प्लेन है। तो वाइब्रेशनल प्लेन है तो इसको आप, मैंने पहले भी शायद बताया है ये, कि मान लीजिए इस तरीके का आपके पास एक लाइट सोर्स है। तो लाइट सोर्स में दो वाइब्रेशन होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमने ये बता दिया है। तो इसको अगर आप एक से दिखा रहे हो, ये है हमारा एक एरो, तो इसी तरीके से एक एरो अगर इस तरीके का है, यानी एक डायरेक्शन इधर है तो एक ये भी डायरेक्शन पॉसिबल है, एक ऐसा भी होगा, एक ऐसा भी होगा, ऐसे इनफाइनाइट हमारे पास ओरिएंटेशन होंगे। तो इसको हम कह रहे हैं नॉन पोलराइज लाइट, क्योंकि बहुत सारे इसमें पोलरिटी है। नॉन पोलराइज्ड लाइट कह रहे हैं। तो ये नॉन पोलराइज लाइट था और इसमें बहुत सारे कलर भी थे। तो इसको पास किया हमने स्लिट से। ये स्लिट ने क्या किया कि इसमें से जो बहुत सारे कलर थे उसमें से एक कलर को छोड़ के बाकी सबको ब्लॉक कर लिया। तो अब मेरे पास जो फोर्थ में आ रहा है वो है मोनोक्रोमेटिक, मतलब कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ। जैसे 500 एंगस्ट्रॉम आपने ले लिया, तो 500 एंगस्ट्रॉम के अलावा, 500 नहीं 5000 एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं, 5000 एंगस्ट्रॉम के अलावा बाकी सब उसने ब्लॉक कर दिया। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी पोलैरिटी है। तो उसके लिए फिर पास किया हमने निकोल बाइप्रिज्म से। निकोल बाइप्रिज्म ने क्या किया कि इसमें बहुत सारी जो ओरिएंटेशन, उसमें से सिर्फ एक ही रखा।
अब जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन आपने रखा है, तो इस लाइट को कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। इसमें सिर्फ एक ही वाइब्रेशनल प्लेन बचा है, बाकी सारा आपने रोक दिया। तो प्लेन पोलराइज लाइट था, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ था, तो मोनोक्रोमैटिक है। पॉलीक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक। पहले पॉलीक्रोमैटिक था, उसको मोनोक्रोमैटिक, प्लेन पोलराइज लाइट। इसके बाद आपने पास किया इस सैंपल ट्यूब से। इस सैंपल ट्यूब में आपने वो सॉल्यूशन ले रखा है जिसका आप ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करना चाहते हो। उससे पास करने के बाद जो भी ऑप्टिकल रोटेशन आया, उसको रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डर था। तो रिकॉर्डर में होता क्या है? सो रिकॉर्डर को आप ऐसे समझो कि इस तरीके का एक अरेंजमेंट है जिसमें आपने डिग्री मेजर कर रखी है 0 डिग्री, और यहाँ पे इस तरीके का एक आपने गैप छोड़ रखा है। अब प्लेन पोलराइज लाइट थी, अगर बिना वाइब्रेशनल पेन के मूव करी तो ये सीधा सीधा यहां से लाइट आ जाना चाहिए था। लेकिन अगर रोटेट हो गया प्लेन पोलराइज लाइट इधर क्लॉकवाइज, तो इसको घुमाना पड़ेगा आपको। टिल्ट किधर करना पड़ा आपको? एक डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन को आप कह देते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। देन अगर आपको दूसरे डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ा, तो इसको आप कहते थे नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये जो आप गैप देख रहे थे, ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, वो आपका रिकॉर्डर मेजर कर लेगा। क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ बताने के लिए है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा है कि क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ प्लेन पोलराइज लाइट का या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। तो ये जो पूरा सेटअप आप देख रहे हैं, ये पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट के अंदर का हम लोग सेटअप देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया पोलैरीमीटर ट्यूब, पोलैरीमीटर किस तरीके से होता है? तो ये हम लोगों ने नोट कर लेना है क्या क्या है यहाँ पे। अब इसके बाद जब आप ऑब्जर्व करने जाते हो, तो आपको ऑब्जर्वेशन में क्या मिलता है? तो लिखें ऑब्जर्वेशन। When plane polarized light is passed through sample tube, then following changes can be observed. Then following changes can be observed in the recorder. ओके, तो एक तरफ मैं लिखता हूं एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन को आप कह रहे हो थीटा, और उससे आप क्या इन्फरेंस निकाल रहे हो, क्या कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, वो होगा इन्फरेंस। तो अगर आप देखते हो कि थीटा 0 डिग्री आ जाए, इसका मतलब आपने जो कंपाउंड लिया था, कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का मतलब क्या है? कि इसके अंदर में या तो पीओएस, सीओएस या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कुछ ना कुछ प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कायरल कार्बन हो बट पीओएस प्रेजेंट हो, राइट? तब भी थीटा 0 डिग्री आएगा क्या? बिल्कुल, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा हमारा कंपाउंड, तो हम देखते हैं थीटा 0 डिग्री आ जाएगा। तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाना है। दूसरा हम देखते हैं पॉइंट, अगर थीटा आता है मान लीजिए कुछ एक +x डिग्री, x डिग्री कुछ भी एक मैंने लिया, +x डिग्री का मतलब मैं इसको कह रहा हूं दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन आता है, तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकालूं? तो मैं कंक्लूजन निकालूंगा कि मेरा कंपाउंड था ऑप्टिकली एक्टिव, एंड उस कंपाउंड को कहेंगे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डी और
प्लस क्लॉकवाइज घुमा तो हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, डी कहेंगे या प्लस कहेंगे। तीसरा इन्फेरेंस हम निकाल सकते हैं, अगर थीटा माइनस एक्स डिग्री है, लेट से माइनस एक्स डिग्री का मतलब हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, तो इससे इन्फेरेंस निकाल सकते हैं हम कि कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव है पर उसका रोटेशन है लेवो रोटेटरी, और एल फॉर्म कहेंगे, और माइनस। सो थीटा 0 डिग्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर थीटा आता है कुछ भी एक 0 के अलावा वैल्यू तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लॉकवाइज अगर आता है प्लस एक्स डिग्री तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, माइनस एक्स डिग्री आता है इसका मतलब लेवो रोटेटरी हो जाएगा, लेवो रोटेटरी एल या फिर माइनस फॉर्म कहेंगे। ओके, देन इसके बाद हम यहां लिख लें स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। स्पेसिफिक रोटेशन इसको अल्फा से दिखाते हैं, लिखो द स्पेसिफिक रोटेशन of a compound indicate the optical rotation of unit concentration। यूनिट कंसंट्रेशन का मतलब 1 ग्राम पर ml कंसंट्रेशन लेना है, प्रेजेंट इन a sample tube of 1 decimeter of path length at given temperature। नोट कर लीजिएगा इसको, डेफिनेशन काम के होते हैं, एंड गिवन wavelength ऑफ लाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो ऑप्टिकल रोटेशन है जो आपने ऑब्जर्व की थी जब आपका कंसंट्रेशन था 1 ग्राम पर ml सॉल्यूशन का, जिसको आपने सैंपल ट्यूब में लिया था, और सैंपल ट्यूब का लेंथ होना चाहिए 1 डेसीमीटर। टेम्परेचर आपको रखना है कांस्टेंट, और वेवलेंथ जो आप यूज करोगे वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, तब जो ऑप्टिकल रोटेशन आएगा जब 1 ग्राम कंसंट्रेशन होगा, 1 डेसीमीटर पाथ लेंथ होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो और वेवलेंथ कांस्टेंट हो, तो उस ऑप्टिकल रोटेशन को कहेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा, अगर लैम्डा आप लेते हो लेट से 580 नैनोमीटर, एंड टेम्परेचर मैंने यहां लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर कांस्टेंट और वेवलेंथ कांस्टेंट पे जो अल्फा आएगा वो हो जाएगा रोटेशन व्हेन कंसंट्रेशन इज 1 ग्राम पर ml एंड द पाथ लेंथ इज 1 डेसीमीटर, तो थीटा अपॉन सी इंटू एल, दैट विल बी अल्फा, जहां पे थीटा जो है वो ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन है, देन C इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होना चाहिए इन ग्राम पर ml, कई बार आप इसको डेंसिटी के नाम से भी देख सकते हो बिकॉज डेंसिटी भी ग्राम पर ml। देन L इज द पाथ लेंथ,
of sample tube in decimeter. सो पाथ लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब डेसीमीटर में यहाँ पे हमें लेना है. अब जो वेवलेंथ होता है, कई बार हम देखते हैं कि वेवलेंथ हम लोग यूज करते हैं, वेवलेंथ में बी ऑफ सोडियम लैम्प दैट इज इक्वल टू 5893 एंगस्ट्रॉम. तो सोडियम लैंप का कई बार इस्तेमाल करते हैं. वेवलेंथ यहाँ पे जो आप ले रहे हो 580 नैनोमीटर. सो दैट इज समटाइम्स ऑफ सोडियम. सोडियम का लैंप जो होता है उसका वेवलेंथ फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होगा. नोट कर लिया यहां तक. एक एग्जांपल लिखो, सॉल्व करो इसको. कंपाउंड X has theta equal to 70 degree for 2 gram per ml solution in sample tube of length 1 decimeter. Calculate alpha. कैलकुलेट अल्फा. सो कंपाउंड एक्स है जिसके लिए थीटा 70 डिग्री है, 2 ग्राम पर एम एल कंसेंट्रेशन के लिए, सैंपल ट्यूब का लेंथ 1 डेसीमीटर है, तो अल्फा फॉर्मूला था थीटा अपॉन एल इंटू सी. तो थीटा की वैल्यू कह रहा है 70 डिग्री है, जब लेंथ 1 है कंसेंट्रेशन 2 है तो अल्फा की वैल्यू आ गई 35 डिग्री. सिंपल. सो एक यहां पे हम नोट लिख लेते हैं. कितना टाइम हो गया भाई? द कंसंट्रेशन इज मेड डबल. अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर दे यहां पे, तो देखो सी को जब आप डबल करते हो तो अल्फा वो तो कांस्टेंट है बिकॉज आपने 1 ग्राम पर एमएल के लिए लिया था, और लेंथ आप 1 डेसीमीटर लिखते हो. लेकिन जब आप कंसंट्रेशन को आप डबल कर रहे हो तो ऑब्जर्व्ड एंगल थीटा विल बी डबल्ड. यानी कि मान लीजिए यहां पे मैं कंसंट्रेशन को कर देता 4 ग्राम पर एमएल, तो व्हाट वुड हैव इन द थीटा? अगर मैं कंसंट्रेशन 4 ग्राम पर एमएल कर दूं तो थीटा कितना हो जाएगा? तो आप देखें दैट अल्फा is equal to theta upon L into C. Now alpha is supposed to be constant because ये 1 ग्राम पर ml और डेंसिटी लेंथ जो है 1 डेसीमीटर के लिए, तो ये हो गया 35. थीटा L कितना है? 1 डेसीमीटर. कंसेंट्रेशन आप कितना ले लेंगे? 4. तो थीटा की वैल्यू आ गई यहां से 140 डिग्री. तो जब आप कंसेंट्रेशन डबल करते हो तो आप देखते हो ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन डबल हो जाएगा. जब आप लेंथ डबल करते हो तब क्या होगा? तब भी आप देखते हैं कि ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन डबल हो जाएगा. बट स्पेसिफिक रोटेशन इज सपोज टू रिमेन कांस्टेंट. स्पेसिफिक रोटेशन कांस्टेंट रहेगा. तो यहां आप चाहो तो लिख सकते हो विल बी डबल्ड बट अल्फा रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, नोट कर लिया. नोट कर लिया हमने, आगे बढ़े. देन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जो कि सिमेट्रिकल हो जाएं. Symmetrical molecules are supposed to be optically inactive because in case में specific rotation alpha will be 0 degree
जबकि फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अल्फा विल नॉट बी इक्वल टू 0 डिग्री। ये तो हमको पता ही था, पहले से ही हम ये बारे में बात कर चुके हैं। एक और टर्म यहां पे हम बात कर लेते हैं, ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या होता है। ऑप्टिकल प्यूरिटी, तो sometimes we deal with mixture which is neither optically pure nor racemic mixture. In these case, we specify optical purity. In these case, we specify optical purity and definition लिख लेते हैं. It is defined as the ratio of rotation of its rotation, किसका, सॉल्यूशन जो आपने लिया उसका, with to the with respect to the rotation of pure enantiomer. So basically it is a ratio जो आपके सॉल्यूशन का ऑप्टिकल रोटेशन आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू प्योर इनएंशियोमर का जो रोटेशन आ रहा है, इसका रेशियो हम ऑप्टिकल प्यूरिटी लिखते हैं. तो मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो कि ऑप्टिकल प्यूरिटी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन होगा अपॉन ऑप्टिकल रोटेशन of pure enantiomer into 100. नोट कर लेंगे इस फॉर्मूले को, काम का फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होगा. सो एक एग्जांपल देख लो, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो इफ वी हैव 2-butanol with observed rotation of plus 9.72 degree, we compare this rotation with plus 13.5 degree rotation of the pure plus enantiomer. Find optical purity. Find optical purity. देखो क्या कह रहा है, 2-butanol है जिसमें जो सैंपल है आपके पास उसका ऑब्जर्व रोटेशन, जो प्योर फॉर्म है बिल्कुल उसका रोटेशन, तो ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या हो जाएगी. आ गया भाई, ऑप्टिकल प्यूरिटी ओपी लिख रहा हूं मैं. तो ऑप्टिकल प्यूरिटी है ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन, दैट इज 9.72 अपॉन रोटेशन ऑफ प्योर फॉर्म, दैट इज 13.5 into 100, that comes out to be 72%.
अब इसका मतलब क्या है, क्या क्या मतलब निकालें? इसका ये मतलब है कि हमारे पास, इट मीन्स 72% is pure plus 2-butanol. सो 72% प्लस 2-ब्यूटेनॉल है, जिसकी वजह से ऑप्टिकल रोटेशन आ रहा है। तो बचा हुआ जो 28% है, तो 28% इज अ प्लस माइनस मिक्सचर, यानी कि ये एक रैसमिक मिक्सचर है। कितना? 28%। तो 28% रैसमिक मिक्सचर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस 28% में से 14% जो है वो प्लस वाला फॉर्म है, और बचा हुआ 14% माइनस वाला फॉर्म या एल वाला फॉर्म है। 72% की वजह से ऑप्टिकल रोटेशन आ रहा था, ठीक है। 72% की वजह से आ रहा था, बाकी 28% का जीरो हो रहा होगा तभी ये आ रहा था। मतलब 14% प्लस 14% माइनस। तो अगर यहां से पूछ लें कि टोटल प्लस फॉर्म कितना है, टोटल प्लस आइसोमर कितना है, तो 14% तो रैस्मिक मिक्सचर में यूज हुआ, 72% की वजह से रोटेशन था, तो 72 प्लस 14 दैट कम्स आउट टू बी 86%। और माइनस वाला आइसोमर हो जाता है 14%। तो जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन आ रहा था 9.72 डिग्री, वो ऑप्टिकल प्यूरिटी बताता है कि कितने परसेंट की वजह से आ रहा था। बाकी जो भी बचा हुआ होगा वो हमारे पास रैस्मिक मिक्सचर होगा। तो रैस्मिक मिक्सचर मतलब 50-50% अमाउंट, तो 28% का 50% प्लस फॉर्म, और 50% मतलब 14% एल फॉर्म। तो टोटल प्लस फॉर्म हो गया दोनों, जो ऑप्टिकल प्यूरिटी की वजह से आ रहा था और जो रैस्मिक मिक्सचर में था, दोनों को जोड़ दिया जाए, बचा हुआ माइनस फॉर्म होगा। तो ये ऑप्टिकल प्यूरिटी बताता है हमें किसी सॉल्यूशन में कितना डी फॉर्म और कितना एल फॉर्म मौजूद होगा, उसको बताने के लिए यूज करते हैं। देन एक टर्म और यहां पे देखेंगे, इनैंशियोमेरिक एक्सेस। इनैंशियोमेरिक एक्सेस क्या होगा, लिख लो। टू कैलकुलेट द एक्सेस of predominant enantiomer as a percentage of entire mixture, as a percentage of entire mixture is enantiomeric excess। और हम ये देखते हैं कि जो ऑप्टिकल प्यूरिटी था वो बराबर आ जाता है इनैंशियोमेरिक एक्सेस के। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कि ऑप्टिकल प्यूरिटी और इनैंशियोमेरिक एक्सेस इक्वल होते हैं। अच्छा, इनैंशियोमेरिक एक्सेस होता क्या है? प्रीडोमिनेंट इनैंशियोमर का जितना एक्सेस है एंटायर मिक्सचर पे। तो मान लीजिए डी फॉर्म ज्यादा था, ठीक है, तो डी फॉर्म का परसेंटेज माइनस एल फॉर्म का परसेंटेज अपॉन टोटल परसेंट, टोटल मिक्सचर कितना है, तो डी फॉर्म जितना था प्लस एल फॉर्म परसेंटेज में लिख दिया, या फिर अमाउंट में लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये हो जाएगा इनैंशियोमेरिक एक्सेस। सिंपल। एंड दिस इनैंशियोमेरिक एक्सेस can also be written as excess of one enantiomer over other upon
entire mixture या that entire mixture into 100। जैसे इसके पहले वाले एग्जाम्पल का हमने जो देखा था, हमने ये देखा था कि D जो ऑप्टिकल प्योरिटी थी दैट वुड ऑल्सो बी इक्वल टू इनैंशियोमेरिक एक्सेस, वो हमने देखा था 72% था। ठीक है, तो हम यहां पे अगर लिखें कि 72% इनैंशियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू डी माइनस एल अपॉन डी प्लस एल इंटू 100। ठीक है, और d प्लस एल अगर परसेंटेज के टर्म में ले लूं तो वो 100 हो जाएगा। तो d माइनस एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72। तो अगर मैं चाहता हूं d फॉर्म निकालना तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। तो d प्लस एल इक्वल टू 100 है, d माइनस एल इक्वल टू 72, दोनों को कर देंगे ऐड। तो 2d विल बी इक्वल टू 172। दैट मीन्स d फॉर्म इज इक्वल टू 86%, वहां से निकाला था हमने। और बचा हुआ हो जाएगा एल फॉर्म, तो एल फॉर्म आ जाता है यहां से 14%। तो ये होता है इनैंशियोमेरिक एक्सेस निकालने का तरीका। ठीक है, एक एग्जांपल लिखो, उससे और अच्छे देखो, अच्छे समझो। एक्सेस किसका है? तो मान लो डी फॉर्म का है तो डी माइनस एल करेंगे, अगर एल फॉर्म का ज्यादा है तो एल माइनस डी कर देंगे, इसलिए मॉड लगाया मैंने। डिनोमिनेटर में डी प्लस एल, यहां मॉड लगाने की जरूरत नहीं था। इंटू 100 कर दो तो एक्सेस इनैंशियोमेरिक एक्सेस आ जाएगा। उसको ऑप्टिकल प्योरिटी से इक्वेट करके आप डी फॉर्म और एल फॉर्म कितना है वो निकाल सकते थे। ओके, ठीक है, एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। फाइंड द परसेंटेज enantiomeric excess and net optical rotation of a mixture of 200 ml plus 2-butanol and 600 ml minus 2 minus, इधर लिख देता हूं, minus 2-butanol if the specific rotation of minus 2-butanol equals -13.5 डिग्री। -2 ब्यूटेनॉल का -13.5 डिग्री है। पूछा है परसेंटेज इनैंशियोमेरिक एक्सेस कैलकुलेट करें, और इसके अलावा इस सॉल्यूशन का कितना ऑप्टिकल रोटेशन है, और सॉरी स्पेसिफिक रोटेशन है, वो भी हमें फाइंड करना है। okay. सो +2 ब्यूटेनॉल ले रखा था 200 ml, -2 ब्यूटेनॉल ले रखा है 600 ml। तो इनैंशियोमेरिक एक्सेस हो जाएगा, अब यहां पे एल फॉर्म ज्यादा है, देखिए माइनस फॉर्म, तो एल माइनस डी अपॉन एल प्लस डी इंटू 100। तो लिया कितना था एल फॉर्म, देखिए 600, डी फॉर्म 200 अपॉन डी प्लस एल इंटू 100। तो इनैंशियोमेरिक एक्सेस आ गया यहां से 50%। ओके, अब 50% इनैंशियोमेरिक एक्सेस है, और मैं जानता हूं दैट ऑप्टिकल प्योरिटी इज ऑल्सो इक्वल टू इनैंशियोमेरिक एक्सेस। तो ऑप्टिकल प्योरिटी हो जाएगा ऑब्जर्व्ड थीटा एंगल ऑफ रोटेशन अपॉन
ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर फॉर्म इनटू 100, तो ऑप्टिकल प्योरिटी था 50, ऑब्जर्व रोटेशन देखिए कितना था नहीं पता, और ऑप्टिकल प्योर फॉर्म का कितना था -13.5। क्यों लिया माइनस, क्यों लिया प्लस क्यों नहीं लिया, बिकॉज माइनस वाला फॉर्म ज्यादा था। इन 200 कर दो, तो यहां से x की वैल्यू आ गई -6.75। माइनस नहीं लगाया तो गलत हो गया, -6.75। क्यों, देखो 600 ml -2 ब्यूटेनॉल था, -2 ब्यूटेनॉल था और +2 ब्यूटेनॉल 200, मतलब माइनस वाला फॉर्म ज्यादा था। तो क्योंकि माइनस वाला फॉर्म ज्यादा था तो वो डोमिनेट करेगा, तो उसका एक्सेस यानी माइनस वाले फॉर्म का एक्सेस आया 50%, यानी पूरे सॉल्यूशन में 50% जो है वो -2 ब्यूटेनॉल की वजह से रोटेशन आएगा, और वो कितना आ जाएगा -6.75 डिग्री। क्लियर है। चलो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में